हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्री एडिक्ट। सो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में हम आपके जेआरएफ में एग्रोनॉमी में जो कि आपका भी एग्ज़ाम आएगा, तो उसमें वी हैव सिलेक्टेड 3 टॉपिक्स टुडे, राइट। एक आपका वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट और एग्रो मेट्रोलॉजी। तो इन 3 टॉपिक से जो भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वी हैव पिक दोज क्वेश्चंस फ्रॉम योर वीकली मॉक टेस्ट जो कि हमने अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे थे। तो अगर आप भी वो वीकली मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हो, यू कैन परचेज, और अदरवाइज वी आर picking some of the most expected questions from that and we will be live solving. Okay, so starting directly with the first question. तो ये जो आपका क्वेश्चन है that is taken from your water management part. तो इसमें क्या है, a farmer has 4000 meter square of the land. How much water is required for the irrigation if it is to be applied at depth of 6 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको पता है इरिगेशन से मोस्टली आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल से ही आपका ये क्वेश्चन लिया है और हर साल इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल आपको आता है। तो इस साल भी ये चांसेस हैं कि इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाए, राइट। वैल्यूज जो है वो चेंज हो सकती हैं लेकिन फॉर्मेट जो है यही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो देखेंगे हम। तो फार्मर के पास कितनी लैंड है ना, ऐसे सोचना है। ये फार्मर कौन है, आप हो। कितनी लैंड है, 4000 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड। तो लैंड बना दी हमने, दिस इज अ 4000 मीटर स्क्वायर लैंड, राइट। नाउ इसमें क्या पूछा आप क्वेश्चन में, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द इरिगेशन इफ इट इज टू बी अप्लाइड एट डेप्थ ऑफ 6 सेंटीमीटर। मतलब आपने 6 सेंटीमीटर तक डेप्थ तक आपको इरिगेशन प्रोवाइड करनी है। तो मान लिया हमने ये आपका थोड़ा 3D व्यू बना दिया। तो ये 6 सेंटीमीटर ये डेप्थ है आपकी। ये कितनी डेप्थ है आपकी, 6 सेंटीमीटर, राइट। तो कितना पानी अब आपको लगेगा इतनी डेप्थ तक इरिगेशन देने में, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया, राइट। तो कितनी डेप्थ तक पानी लगेगा, दैट इज व्हाट, दिस इज द वॉल्यूम, राइट। कितना पानी इस फील्ड में जाएगा वो क्या किस चीज से आपको पता चलेगा, दैट इज फ्रॉम द वॉल्यूम, राइट। तो एरिया आपके पास गिवन है, डेप्थ इज गिवन, तो यू विल राइट वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या चीजें आती हैं, 3 चीजें आती हैं आपकी, लेंथ, विड्थ एंड योर हाइट, है ना। तो लेंथ और विड्थ का काम कौन कर दे रहा, एरिया, जो कि आपको कितना मेंशन, 4000 मीटर स्क्वायर। तो वी विल राइट एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, है ना। ये एरिया यहाँ से आ गया और हाइट मीन्स डेप्थ, सिंपल। तो ए इज योर 4000 मीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूनिट जो है वो सेम रहनी चाहिए, राइट। अब जैसे डेप्थ की किसमें दी है, 6 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को किस में चेंज करोगे, मीटर्स में। तो 6 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय 100, राइट। अब ये मीटर में आ गया। नाउ दिस 2 zeros आर कैंसल्ड आउट बाय दीज 2 zeros, तो कितना बच गया, 6 4 24, 240 मीटर स्क्वायर एंड मीटर इट विल मेक मीटर क्यूब। अच्छा सर, अब देख यहाँ पे मीटर क्यूब में आ गया आंसर, हमें तो यहाँ पे लीटर्स में दिया है, राइट। सो वी कैन चेंज इट इजिली। वी ऑल नो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच लीटर, इट इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। कैसे आया सर ये 1 मीटर क्यूब, सिंपल सा है। आप अपने एक रूम का एग्जांपल लो जहाँ पे भी आप अभी इस क्लास को देख रहे हो। तो सिंपल उसमें लेंथ ले लो आप 1 मीटर, है ना, विड्थ ले लो 1 मीटर और हाइट ले लो 1 मीटर। इसके अंदर मान लो आपको इरिगेशन देनी है, तो कितना पानी आएगा आपके रूम में। जब आपने पानी यहाँ पे पाइप लगा दी तो कितना पानी आया, जब पूरा भर गया ये, तो जब आपने इसको फिर कैलकुलेट करा तो आपके पास कितना आ गया ये, इट कम्स 1000 लीटर्स। तो यहीं से ये आपका कन्वर्सन आई है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। और सिंपली फास्ट करने के लिए कैलकुलेशन, जहाँ पे मीटर क्यूब दिखे, राइट, तो 3 जीरोस लगा दो, आपका लीटर्स में आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा आपका आंसर, 2,40,000 लीटर विल गो इन टू योर फील्ड, है ना। तो कहाँ पे आपका ये 4 आपके पास जीरोस हैं, तो 4 जीरोस वाला देर इज सी ऑप्शन, 2,40,000 लीटर वाटर विल गो इन टू द फील्ड, राइट। तो इस टाइप से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। इसमें ध्यान देने की बात क्या है, ये जीरोज है ना, यहाँ पे जैसे 3 जीरोज हैं ऑप्शन में, यहाँ पे 5 है, तो इन्हीं में गलती हो सकती है, राइट। तो एक बार इसको चेक भी कर लेंगे, 4000 मीटर स्क्वायर, राइट, 4000 हमने लिखा है यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर, 100 कैंसिल करा, 240 आ गया, देन सिंपली 3 zeros, so our answer will be C, right. Now moving to the next question. अब अगेन ये आपका जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे पिक करे हैं, दैट कंटेन्स मल्टीपल कॉन्सेप्ट, राइट।
जैसे यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स हैं तो 5 की 5 स्टेटमेंट्स आपको एक 5 कंसेप्ट नए बता के जाएगी, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, वाटर पोटेंशियल रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ वाटर टू मूव इन द सॉइल, राइट। स्टेटमेंट पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट स्टेटमेंट एक बार देखो, मोर वाटर इन द सॉइल इज इक्वल टू मोर वाटर पोटेंशियल, एट सेचुरेशन पोटेंशियल इज नियर जीरो, जैसे जैसे सॉइल ड्राई करेगी वैल्यू बिकम्स मोर पॉजिटिव, वाटर इज हेल्ड मोर टाइटली बाय द सॉइल, है ना। और ऐसे ही आपको लास्ट स्टेटमेंट दी है, वाटर मूव्स कॉन्स्टेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो क्वेश्चन को बढ़ के तो हमें क्या लग रहा है आपको, किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, वाटर पोटेंशियल की, राइट। तो एक बार थोड़ा इसको क्रिस्प में हम देख लेते हैं, वाटर पोटेंशियल क्या चीज़ है, राइट। तो व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? दी पोटेंशियल क्या है, एक तरीके की एनर्जी है, राइट। व्हाट इज पोटेंशियल? इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क, है ना। आपका पोटेंशियल क्या है, आईसीआरपीजी का एग्जाम क्रैक करना, है ना। तो वैसे ही वाटर की भी एक अपने एक एनर्जी होती है टू मूव इन एनी डायरेक्शन, राइट। इट इज द एबिलिटी टू मूव, सिंपल, या फिर एबिलिटी टू डू वर्क। यहाँ पे वाटर क्या वर्क करेगा, मूव करने का, एबिलिटी टू मूव, राइट। तो अगर वाटर ऐसे एकदम प्योर है, उसमें कोई सोर्स नहीं है ना, इट कैन इजिली मूव, लाइक प्योर वाटर इजिली मूव कर सकता है। अगर आप कहीं जा रहे हो, अपने घर जा रहे हो, है ना, आपके कोई, मैंने आपके ऊपर कोई भार नहीं दिया आपको, यू कैन इजिली मूव टू योर होम। लेकिन आपके ऊपर मैंने 10 किलो का कुछ बैग उठा दिया, मुश्किल होगी घर जाने में, राइट। वैसे ही वाटर के अंदर इफ देर इज साल्ट्स प्रेजेंट है, तो साल्ट्स क्या करेंगे, उस वाटर की मूवमेंट को क्या करेंगे, स्लो डाउन करेंगे, राइट। तो प्योर वाटर की जो आपकी एनर्जी है डेट इज मैक्सिमम, है ना। तो मैक्सिमम कितनी है सर, इट इज टेकन एज 0, ऑलवेज रिमेंबर, राइट। प्योर वाटर की जो आपकी फ्री एनर्जी यू कैन से टू डू वर्क, इट इज 0। जैसे जैसे आप साल्ट्स ऐड करते जाओगे, है ना, जैसे आपने यहाँ पे क्या करा, इसमें NaCl ऐड कर दिया, ना, वाटर आपके पास प्योर तो मिलेगा नहीं, उसमें सोर्स कुछ ना कुछ तो डिजोल्व होगा। तो उस प्योर वाटर की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो कैसे कम होगी, इट विल मूव टू द नेगेटिव साइड, राइट। -1 होगी, -2 होगी, तो नेगेटिव साइड क्या मूव करेगी, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, वाटर पोटेंशियल रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ द वाटर टू मूव इन द सॉइल, वेरी राइट, है ना, यही हमने यहाँ पे देखा, इट इज एबिलिटी टू मूव। तो ए स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो गई। मोर वाटर इन द सॉइल इज इक्वल टू मोर वाटर पोटेंशियल, है ना। जितना ज़्यादा पानी आएगा सॉइल में, जैसे एक आपने एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपकी सॉइल है ना, ये आपने सॉइल का कोई पीस ले लिया, कोई कॉलम ले लिया, इसके अंदर आपका पानी प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर प्रेजेंट है इसमें। अब इसमें वाटर के साथ और क्या चीज़ें प्रेजेंट है, सोल्स आर आल्सो देयर। तो सोल्स को मैं इस ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ, है ना, दीज आर द सोल्स विच आर प्रेजेंट इन दिस सॉइल, ठीक है, दीज ग्रीन, दीज आर द सोल्स, है ना। तो सोल्स प्लस वाटर। अब मैंने क्या करा, और इसमें क्या करा, वाटर ऐड करा। उससे पहले अगर मैं इसकी बताना चाहूँ कुछ पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तो कितनी बताना चाहूँ, मैंने मान लिया इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लेटस से इट इज़ -4, ठीक है, माइनस में ले ली, -4 जो है इसकी अभी फिलहाल के लिए पोटेंशियल एनर्जी मैंने मान ली -4 है। मैंने क्या करा, इसमें पानी ऐड करा, जितना ज़्यादा पानी ऐड करा, है ना, एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस सिचुएशन, जो आपके सोर्स थे उनकी थोड़ी सी जो यू आप बोल सकते हैं उनकी कंस्टिट्यूएशन जो है इट इज़ डिक्रीज, है ना, उनकी एज कम्पेयर टू योर दिस वाटर जो आपने ऐड करा, उसके कंपैरिजन में सोर्स ही काफ़ी कम हो जाएंगे, है ना। जैसे जैसे पानी ऐड करते जाएगा और ज़्यादा पानी आपने ऐड करा, तो सोर्स एकदम माइन्यूट उसमें रह जाएंगे। तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, ये जो नेगेटिव वैल्यू है इट विल मूव टुवर्ड्स योर पॉजिटिव साइड, है ना। पॉजिटिव मतलब जीरो को पार नहीं करेगी, बट जीरो की तरफ ही मूव करेगी। तो आपने पानी ऐड करा, तो लेटेस्ट से ये आपके पास होगी -2 होगी ना, और आपने ऐड करा -1 होगी, राइट। ये आपकी वैल्यूज आई। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, मोर वाटर इन द सॉइल इज इक्वल टू मोर वाटर पोटेंशियल, यहीं पे ये करेक्ट हो जाती है। जितना ज़्यादा आपने पानी ऐड करते रहे उतना ज़्यादा मोर वाटर पोटेंशियल, राइट। तो ऐसे नहीं समझना ये 4 जो है और यहाँ पे 2 है, तो 4 जो है इट इज़ मोर, है ना, ये नेगेटिव साइन लगा इसके साथ, ये आपको ध्यान देना है। तो -2 and -1 दिस इज मूविंग टुवर्ड्स द हायर साइड, देन दिस बी स्टेटमेंट इज राइट। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ थर्ड स्टेटमेंट देखो, एट सैचुरेशन, सैचुरेशन स्टेट कब आती है, व्हेन ऑल योर मैक्रो एज वेल एज माइक्रो पोर्स आर फिल्ड विद द वाटर, पोटेंशियल इज नियर 0, है ना। इसने ये नहीं बोला कि पोटेंशियल इज टोटली 0, टोटली 0 तो आपका फिर डिस्टिल्ड वाटर के केस में आ जाएगा, राइट, जहाँ पे आपके कोई सोर्स प्रेजेंट नहीं होगा,
क्योंकि सोइल में देर आर सम ऑफ द सोल्स, है ना, कुछ ऐसा स्टेट तो नहीं हो सकती कि आपका जीरो तक आ जाए। एक स्टेट आपकी आ सकती है जिसमें नियर जीरो आ सकता है, डेट इज द सेचुरेशन, है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा वाटर की प्रेजेंस हो जाएगी कि सोल्स आर वेरी मिनिमम, राइट, तो इट अप्रोचेस टू नियर जीरो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। जैसे जैसे वाटर की जो इसमें क्वांटिटी इट विल इंक्रीज, वैसे वैसे आपका पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, राइट, तो दिस इज करेक्ट। तीन स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट होगी, ए बी एंड सी, दीज आर करेक्ट। तो जैसे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में ए सी डी करेक्ट है, तो इसको आप स्ट्रक आउट कर सकते हो बिकॉज बी इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। अब आपके पास ये तीन ऑप्शन बचे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एज सोइल ड्राइज वैल्यू बिकम्स मोर पॉजिटिव, वाटर इज हेल्ड मोर टाइटली बाय द सोइल। इसने बोला है कि एज सोइल ड्राइज, है ना, सोइल जैसे जैसे ड्राई होगी वैल्यू बिकम्स मोर पॉजिटिव। क्या ये सही बात है क्या? जैसे जैसे सोइल ड्राइज होगी यार पानी कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा तो क्या चीजें ज्यादा हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली साल्स विल इंक्रीज, है ना, इंक्रीज तो नहीं करेंगे बट एज कंपेयर टू वाटर साल्स की जो यू कैन से इसमें जो संख्या है दैट विल इंक्रीज, राइट। जैसे जैसे यहाँ पे पानी हमने रिमूव कर दिया, ग्रीन ग्रीन हिस्सा बच जाएगा, साल्स बच जाएंगे, तो साल्स जितने ज्यादा होते हैं उतना ज्यादा आपका पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव साइड में, राइट। साल्स पोटेंशियल को क्या करेंगे, इट विल डिक्रीज, है ना, नेगेटिव साइड में जाएगा आपका। तो यहाँ पे बोला मोर पॉजिटिव, तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत होगी, राइट। वाटर इज हेल्ड मोर टाइटली बाय द सोइल, है ना, वाटर तो चलो टाइटली हेल्ड ही होगा बट मोर पॉजिटिव नहीं होगा, इट विल बी मोर नेगेटिव। तो डी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। डी जहाँ पे भी है इसमें भी डी आएगा, ऑल आर करेक्ट इसमें भी डी आएगा, तो कौन सा आपका आंसर आ गया, ए बी सी आर करेक्ट, राइट। ई स्टेटमेंट भी एक बार देख लेते हैं क्या है। वाटर मूव्स कॉन्स्टेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। ऑलवेज रिमेंबर वाटर कहाँ को मूव करेगा, राइट। अगर आपके पास ये दो केसेस बनाए, एक केस आपके पास मैंने ये वाला बनाया, राइट, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर है, इट्स, लेकिन साल्स इसमें बहुत कम है, बहुत एकदम मिनिमम टाइप के सॉल्ट्स आर प्रेजेंट, राइट। और एक मैंने सोइल का कॉलम बनाया, ये इसमें भी आपके पास वाटर है बट इस केस में योर सोल्स आर वेरी मच, बहुत ज़्यादा सोल्स ही सोल्स इस केस में, राइट। नाउ आपने ऑस्मोसिस की प्रोसेस तो सबने पढ़ी है ना। लेट अस यहाँ पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है मान लेते हैं, तो आपका वाटर कहाँ को मूव करता है, दिस फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू द साल्ट की जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है वहां से इट विल मूव टूवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन, राइट। यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है वाटर, ये यहाँ से वहां को मूव करेगा, तो यहाँ पे कैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी है ना, हाइयर पोटेंशियल एनर्जी। सर ये समझ नहीं आ रहा, हाइयर पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो कभी लो बोल रहे हो, हाइयर पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाई उसकी पावर है उसको मूव करने की, है ना। यहाँ पे इतने कम साल्स हैं एकदम वाटर जा सकता है इजिली, लेकिन जितना ज़्यादा आप सोर्स का बाहर दे दोगे तो यार स्पीड स्लो हो जाएगी। सेम यही केस है यहाँ पे भी, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट। तो क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूजिंग दे सकता है आपको। लो कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन की बात करिए तब तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लेकिन अगर पोटेंशियल की बात कर दी, पोटेंशियल क्या है, काम करने की कोई उसकी एबिलिटी, हाइयर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, राइट। मतलब कि ये लो पोटेंशियल की तरफ वाटर मूव करता है। यहाँ पे क्या दिया है, वाटर मूव्स कॉन्स्टेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। यहीं पे स्टेटमेंट गलत हो जाती है, इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग, है ना, लो की तरफ जा रहे हैं, सो दिस इज इनकरेक्ट। तो आपकी डी भी इनकरेक्ट होगी, ई भी होगी, राइट आंसर ए बी एंड सी। ओके, सो आई होप यहाँ पे आई हैव क्लियर्ड यू दिस पोटेंशियल का जो भी कॉन्सेप्ट था, राइट। यू कैन सी दीज प्रिंटेड सॉल्यूशंस आल्सो, है ना। ए इज करेक्ट, डेफिनेशन ऑफ द वाटर पोटेंशियल सिंपल, ये आपकी डेफिनेशन थी। जितना ज़्यादा आपके पास पानी आएगा सोइल में, बेटर सोइल टेंड्स टू हैव द हाइयर पोटेंशियल, है ना, हाइयर का मतलब लेस नेगेटिव। सी इज करेक्ट, है ना। हाइयर ऐसे नहीं समझ लेना कि +1 हो गया +2 हो गया, नहीं, मैक्सिमम इसका कितना जा सकता है, 0, 0 से हाइयर नहीं जाएगा, ओके, 0 से कम ही जाएगा, 0 या फिर 0 से कम। डी इज इनकरेक्ट, सोइल ड्राइज वाटर पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव, राइट। ई इज इनकरेक्ट, वाटर मूव्स टुवर्ड्स डिक्रीजिंग या फिर यू कैन से मोर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, नॉट इंक्रीजिंग। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या लिखा है, विच सोइल टाइप इज मोस्ट लाइकली टू हैव द स्टीपेस्ट मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, है ना। तो आपने सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक अगर पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें से आपकी जनरली दो सोइल्स का पढ़ाते हैं, राइट। हम भी यहाँ पे दो सोइल्स का एक बार देखते हैं। ये आपका सोइल मॉइस्चर है यहाँ पे, एंड विद
टाइम यू आर सीइंग कैसा वो एक्ट कर रहे हैं, है ना। अगर आप एग्जांपल लो सैंडी सॉइल का, तो सैंडी सॉइल में क्या होगा, इनिशियली जैसे आप पानी ऐड करोगे, है ना, पानी क्या करेगा, एकदम से इट विल ड्रेन आउट। जैसे आपने पानी ऐड करा, क्योंकि सैंडी सॉइल्स में क्या चीज़ है, वी आर हैविंग द योर मैक्रोपोर्स की जो कंसंट्रेशन दैट इज वेरी मच ग्रेटर, है ना, ज़्यादा इसमें मैक्रोपोर्स हैं, लार्जर पोर्स आर देयर। तो सैंडी सोल से एकदम, है ना, कोई बड़े अगर किसी आप ट्यूब से पानी डालोगे तो इजीली मूव हो जाएगा, है ना। तो सैंडी सोइल में इस टाइप का आपका कर्व बनता है, सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, राइट। एक सिचुएशन आती है फिर आपका जहाँ पे पानी जो है मूव नहीं करता, दैट इज दिस, है ना, एक थोड़ा सा इक्विलिब्रियम टाइप का बन जाता है, राइट। लेकिन स्टार्टिंग में एकदम से देर इज अ ह्यूज डिप। वैसे ही अगर आप, ये आपका किसके लिए था, दिस इज फॉर द सैंडी सोइल, राइट। लेकिन अगर आप इसका देखो क्ले सोइल का, क्ले सोइल में क्या होता है, थोड़ा सा इस टाइप का कर्व बनता है, राइट। दिस इज फॉर द क्ले, क्ले सॉइल्स। अब क्ले सॉइल्स में सर थोड़ा सा ये इतना ज़्यादा स्पीड से नहीं बना है ना, पानी एकदम नीचे नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि इट इज़ दीज सॉइल्स आर हैविंग योर डोमिनेंस ऑफ योर माइक्रोपोर्स, राइट। तो इन माइक्रोपोर्स की वजह से आपका जो पानी है वो आपका रिटेन रहता है काफ़ी टाइम तक, है ना। तो इतना जल्दी ये आपका पूरा ड्रेन आउट नहीं होगा। तो किस सोइल में अब आपको स्टीपेस्ट दिख रहा है, सबसे ज़्यादा स्लोप किस में दिख रही है, नेचुरल सी बात है आपके सैंडी सोइल में देयर इज अ मैक्सिमम स्लोप। तो विच सोइल टाइप इज मोस्ट लाइकली टू हैव द स्टीपेस्ट मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, सिंपल आपसे पूछ रहे हैं तो सैंडी सोइल इज द राइट आंसर। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स रिटेंशन, है ना। अब आपकी रिटेंशन की बात कर दी, तो इसमें आपको 5 स्टेटमेंट्स दी हैं, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी वगैरह, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। तो देखते हैं इसको एक एक करके क्या क्या लिखा है। एट फील्ड कैपेसिटी मैक्रोपोर्स आर फिल्ड विद वाटर, सॉरी फिल्ड विद एयर, वाइल माइक्रोपोर्स होल्ड द वाटर, राइट। तो फील्ड कैपेसिटी कौन सी सिचुएशन है सर हमारी, सी ये आपके मान लो यहाँ पे आपका ये सोइल के पार्टिकल्स हैं, है ना। यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, ये आपका सोइल के पार्टिकल्स हैं। तो सोइल के पार्टिकल्स में जनरली नेगेटिव चार्जेस आर देयर, है ना। क्ले के पार्टिकल्स मान लिए, कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप का, राइट। फिर आपके आए वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो वाटर आपने वाटर ऐड करा सोइल में, तो वाटर हैविंग द डाइपोलर नेचर, राइट। एक नेगेटिव आएगा इसमें और एक पॉजिटिव आएगा, तो जो आपका पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो आपके नेगेटिव वाले से जुड़ जाएगा, राइट। इस टाइप से आपका ये वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, दीज आर अटैच विद दीज सोइल कॉलॉइड्स, है ना। क्या बोलेंगे सर इस प्रोसेस को, दिस इज नोन एज एडेशन, है ना, एडेशन, राइट। इस टाइप से आपके ये पार्टिकल्स इसके साथ अटैच हो गए वाटर के, ठीक है। और आपने पानी ऐड करा और ज़्यादा लेयर बनेगी, है ना। अब यहाँ पे देखो आप, जो फर्स्ट लेयर आपकी बनी है ना, ये आपकी मैंने और लेयर बना दी, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर बना दी, राइट, फोर्थ लेयर बना दी। अब आप मेरे को ये बताओ कि कौन सी जो आप ऐसी लेयर है जिससे पानी इजीली प्लांट ले सकता है। नेचुरल सी बात है, जो लेयर जितनी ज़्यादा दूर होगी, है ना, उतना ज़्यादा पानी अवेलेबल होगा, राइट। और जो आपकी सोइल के जितना ज़्यादा पास होगी, सोइल्स को पकड़ के रखेगी, जाने नहीं देगी पानी को, राइट। तो ये जो आपका फर्स्ट जो आप स्टेट देख रहे हो, है ना, यू कैन से इट एज दिस इज योर हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, है ना। कौन सी स्टेट आ गई आपकी, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, राइट। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, दिस इज -31 बार्स, है ना। क्योंकि ये जो पानी है सोइल ने काफ़ी ज़्यादा एकदम पकड़ के रखा है टाइटली। नेक्स्ट मूव करते हैं थोड़ा सा आगे, अब थोड़ा सा पानी जो है वो थोड़ा लेस टाइटली हेल्ड है ना। तो ये जो स्टेट आ गई आपकी यहाँ पर, दिस इज नोन एज योर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, राइट। कितनी वैल्यू होती है सर इसकी, दिस इज -15 बार्स, ऑलवेज रिमेंबर, राइट। थोड़ा सा और आगे गए, है ना। अब जो आगे आपको पानी मिलता जाएगा, डेट इज़ वेरी लूजली बाउंडेड बाय दी सोइल पार्टिकल्स, तो इसको हमने बोल दिया फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी में कितना आ जाएगा सर आपका, दिस इज -0.12 -0.3 बार्स, ठीक है। अगर लेयर की बात कर लें हम आगे, है ना, और ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी आ जाएगी फील्ड कैपेसिटी के बाद, यू विल हैविंग द अल्टीमेट आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, राइट।
अब इस सैचुरेशन पॉइंट में आपके ऑल मैक्रो एज वेल एज माइक्रो पोर्स आर फिल्ड विद द वाटर। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी सैचुरेटेड कंडीशंस की बात करेगा तो आपके मैक्रो एज वेल एज योर माइक्रो पोर्स आर फिल्ड विद द वाटर। ओके, अब फील्ड केमिस्ट्री में क्या होगा सर, यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ गया है ना, तो जैसे आपका सैचुरेशन पॉइंट आएगा ड्यू टू द ग्रेविटी, है ना, अर्थ की ग्रेविटी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो ड्यू टू दिस ग्रेविटी योर वाटर विल मूव फ्रॉम दीज मैक्रोपोर्स। मैक्रोपोर से, क्योंकि बड़े पोर्स होते हैं तो इनसे इजीली पानी क्या हो जाएगा, मूव आउट हो जाएगा, राइट। तो मैक्रोपोर्स विल बी एम्प्टीड वेयर एज माइक्रोपोर्स में फिर भी पानी रहेगा। दैट सिचुएशन इज नोन एज फील्ड कैपेसिटी, जो कि आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है। फील्ड केमिस्ट्री में मैक्रोपोर्स आर फिल्ड विद एयर, वेरी राइट, है ना, एयर से फिल्ड है ये, फिल्ड विद एयर मैक्रोपोर्स, वेयर एज माइक्रोपोर्स में आपका क्या रहेगा, वाटर। स्टिल आपके माइक्रोपोर्स जो है वाटर से फिल है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी द राइट। तो पहली स्टेटमेंट हमने ठीक कर दी। अगली बढ़ते हैं, द सोइल मॉइस्चर टेंशन एट द फील्ड कैपेसिटी जनरली -0.12 to -0.3 बार। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, है ना, यहाँ पे हमने देखा है इसका, तो आपका फील्ड कैपेसिटी में कितनी आती है, -0.1 से -0.3 बार। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज कंसिडर्ड द अपर लिमिट ऑफ द सोइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी टू द प्लांट्स। ये अपर लिमिट है क्या, खुद देखो कहाँ पे है ये। ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका प्लांट्स को वाटर अवेलेबल है दैट इज विद इन द रेंज ऑफ द फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, है ना। यहाँ पे आपका हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट आ गया, ये फील्ड कैपेसिटी, फिर आपका सैचुरेशन। तो जो आपका पानी अवेलेबल होगा प्लांट्स को, वो इस रेंज में रहता है ऑलवेज। अवेलेबल सोइल मॉइस्चर, दिस इज नोन एज अवेलेबल सोइल मॉइस्चर, राइट, फील्ड कैपेसिटी टू द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और जो बेस्ट स्टेट है हमारे प्लांट्स के लिए वो कौन सी है, दैट इज द फील्ड कैपेसिटी, एंड दिस इज द अपर लिमिट, राइट, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द सोइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी टू द प्लांट्स। अच्छा सर, तो ये अपर लिमिट है तो सैचुरेशन तो और अच्छी बात है, सैचुरेशन में तो आपके मैक्रोपोर्स में पानी है, माइक्रो में भी पानी है, तो फील्ड कैपेसिटी क्यों मानी हमने अपर लिमिट, सैचुरेशन बोल सकते थे। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है कि वाटर मूव कैसे करेगा अगर मैक्रोपोर्स में भी पानी है, माइक्रो में भी, है ना। देयर इज नो डेफिसिट क्रिएटेड। कोई भी चीज़ मूव तभी होती है इफ देयर इज ए डेफिसिट, है ना। आप भी क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको कुछ चाहिए, जॉब चाहिए, है ना। अगर आपको जॉब भी दे दें, सब कुछ दे दें, तो आप मूव करोगे क्या एक जगह से दूसरी जगह, नहीं करोगे। सिंपल, आपके वाटर भी मूव नहीं करता, सेम केस। तो फील्ड कैपेसिटी, दिस इज द अपर लिमिट, एंड योर दिस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यू कैन से दिस इज द लोअर लिमिट, जहाँ पे आपका पानी अवेलेबल है प्लांट को, राइट। तो अपर लिमिट कौन सी आ गई आपकी, दिस इज फील्ड कैपेसिटी, नॉट PWP। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपसे पूछा है, यू हैव टू मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो 3 नहीं आएगी, तो 3 जहाँ पे भी है यू कैन मूव दिस। 1 आ गया, 2 आ गया, नाउ फोर्थ देखते हैं। वाटर पोटेंशियल एट PWP इज -15 बार, वेरी राइट, -15 बार ही होता है ना। फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। फिफ्थ देख लेते हैं, एट फील्ड कैपेसिटी वाटर मूव्स ओनली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, है ना। अब थोड़ी कुछ और इसने बात कर दी, इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। क्या बोला है इसने क्वेश्चन में, एट फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी कौन सी स्टेट आपकी, -0.1 टू -0.3 बार्स, राइट। वाटर मूव ओनली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं या फिर लेमैन किसी भी आदमी से ऐसे चलता फिरता मैं पकड़ लूं और उसको बोलूं कि मेरे को बताओ ये एक सोइल की प्रोफाइल है ना, यहाँ पे ये एक पॉइंट है, और एक आपका ये B पॉइंट है, और एक C भी है, मान लिया हमने, ठीक है। तो अगर किसी में ऐसे ही चलते फिरते आदमी से बोलूँ कि यार यहाँ पे एक A पॉइंट में मैंने पानी दिया, तो अब पानी कहाँ जाएगा, वो बोल देगा यार B में जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाएगा। फिर किसी और से बोला तो वो बोलेगा यार C में चला जाएगा। पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा C से A भी जा सकता है, या तो C से B भी जा सकता है। C से B कौन बोलेगा, आप लोग बोलोगे, साइंटिस्ट, है ना। क्यों, अभी हमने देखा था वाटर कहाँ को मूव करता है। ऑलवेज रिमेंबर, वाटर मूव्स फ्रॉम द हाइयर पोटेंशियल टू वेयर, लोअर पोटेंशियल। अगर मान लो कि हाइयर पोटेंशियल आपका B में बन गया और लोअर पोटेंशियल कहाँ पे बन गया आपका A में बन गया, है ना। हाइयर पोटेंशियल आपका B में बना, लोअर आपका A में बना, तो पानी तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यही जो है आपका कंसेप्ट है, इसी वजह से तो आपका पानी ऊपर जाके आपको प्लांट्स को मिलेगा, है ना, कैपिलैरिटी एंड ऑल, दीज आर बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट्स। तो एट फील्ड कैपेसिटी वाटर मूव्स ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज रॉन्ग।
वाटर कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, यार डाउनवर्ड में क्यों जाएगा, अपर भी जा सकता है, लिटरल भी जा सकता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि जो आपका वाटर की मूवमेंट है फील्ड कैपेसिटी में, इट इज गवर्न्ड बाय योर कैपिलरीज, है ना, क्योंकि माइक्रोपोर्स में ये पानी सारा, तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, थ्रू दिस कैपिलरीज और यू कैन से माइक्रोपोर्स, राइट। और इन माइक्रोपोर्स में पानी आपका जनरली ये पोटेंशियल वाला केस फॉलो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो फिफ्थ स्टेटमेंट दिस इज इनकरेक्ट, राइट, ये भी आपकी इनकरेक्ट आ जाएगी, क्योंकि पानी जो है कहीं भी मूव कर सकता है, नॉट स्पेसिफिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली एकदम बुक से जो है उठा लिया गया था, है ना, और इसी टाइप का हमने एक और क्वेश्चन बनाया है। तो डायरेक्टली इस टाइप के सिंगल यू कैन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। A single ring infiltrometer is inserted into the soil at a depth of 30 cm to measure the infiltration rate। सबसे पहले सर ये इन्फिल्ट्रोमीटर क्या होता है, हमने पहली बार सुना, है ना। तो अगर किसी ने प्रैक्टिकल्स वगैरह करे हैं तो उसमें बताते हैं इन्फिल्ट्रोमीटर मेजर्स द इन्फिल्ट्रेशन रेट। सिंपल, इन्फिल्ट्रेशन क्या होती है सर, इन्फिल्ट्रेशन ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपकी बारिश होगी, है ना, बारिश हुई, या मैंने सन क्यों बना दिए, चलो यहाँ पे क्लाउड्स बना दिए, है ना, बारिश हो रही है आपकी, तो जो आपकी फर्स्ट एंट्री होती है आपकी वाटर की, ऑलवेज रिमेंबर जो फर्स्ट एंट्री है फ्रॉम दिस एयर फेज, है ना, ये हवा का फेज है, एटमॉस्फेयर का फेज है, टू दिस सोइल का फेज, एयर टू द सोइल, है ना, डिफरेंट फेज, यहाँ पे फेज चेंज होता है, ये ऑलवेज रिमेंबर, इन्फिल्ट्रो आपकी इन्फिल्ट्रेशन में, राइट। दैट एंट्री ऑफ वाटर इन द सोइल इज नोन एज योर इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है सर। सर एक पर्कुलेशन में हमने सुना था, वो क्या चीज़ है, तो फिर पर्कुलेशन इसके बाद होगी, है ना, पहले इन्फिल्ट्रेशन होगी, देन फर्दर आपकी बियॉन्ड द रूट जोन, है ना, रूट जोन जहाँ तक है वहाँ तक जो आपका वाटर की मूवमेंट है, दैट मूवमेंट इज नोन एज पर्कुलेशन। अच्छा सर, अगर वाटर की मूवमेंट लिटरली होगी उसको क्या बोलेंगे, अगर वाटर ऐसे लिटरली मूव कर रहा है बिलो द सॉइल सरफेस, दैट इज नोन एज योर सीपेज। अगर सर वाटर ये सॉइल के सरफेस के नीचे पहुंचा नहीं, ऊपर से ही वो हो रहा है मूव, है ना, तो उसको क्या बोलोगे, सिंपल सरफेस रन ऑफ, राइट। और पर्कुलेशन के भी नीचे जब पानी चला जाएगा एंड दैट इज नोन एज योर ड्रेनेज, राइट। अल्टीमेटली ड्रेनेज वगैरह होके आपका ये वाटर टेबल में पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स थी। अब इन्फिल्ट्रेशन को मेजर करने के लिए क्या डिवाइस यूज होता है, इन्फिल्ट्रोमीटर इज यूज्ड, है ना। तो दो तरीके के आपके पास इन्फिल्ट्रोमीटर्स हैं, एक आपका सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर और एक आपका डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्या लिखा है, सिंगल रिंग को आपने कितनी डेप्थ तक लगाया, 30 सेंटीमीटर टू मेजर द इन्फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, वेरी राइट। द डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर अवॉइड्स डीप इंसर्शन बाय प्रोवाइडिंग एन आउटर रिंग टू बफर द इन्फिल्ट्रेटिंग वाटर। तो डबल रिंग इसने बोला कि जिस इन्फिल्ट्रोमीटर के पास डबल रिंग्स हैं उसको इतना डीप इंसर्ट नहीं करना पड़ता, है ना। क्यों, क्योंकि जो आपकी बाहर की जो रिंग है वो एक बफर प्रोवाइड कर देती है टू द इन्फिल्ट्रेटिंग वाटर। सर समझ नहीं आया क्या आप बोल रहे हैं क्वेश्चन, तो इस पिक्चर से देखिए, ये जो आपका है दैट इज द सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर, है ना। तो इसको एकदम आपने डेप्थ तक इंस्टॉल किए 30 सेंटीमीटर, राइट। तो इसमें क्या करोगे आप, पानी ऐड करते रहोगे, है ना, तो सोइल में आपका पानी एंटर करता जाएगा, देन स्पेसिफिक टाइम जैसे 5 मिनट का आपने टाइम लगा दिए, तो आप देखोगे अच्छा कितना पानी यहाँ पे लॉस हो गया, नीचे चला गया सोइल में। अगेन 5 मिनट वेट करोगे, पानी डालोगे, देन उसकी रीडिंग्स लोगे। तो ये आपका सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर का काम है। डबल रिंग में क्या होता है, अब जो पानी आपका जरूरी थोड़ी है कि एकदम ये नीचे जा रहा स्ट्रेट, है ना, सोइल तो कहीं भी हो सकती है, जहाँ पे भी आपका लो वो बनेगा पोटेंशियल, तो वहाँ पे पानी मूव हो जाएगा, पानी ऐसे भी जा सकता है, इस टाइप से मूव हो सकता है। तो अगर पानी इस टाइप से मूव हो रहा है तो आपकी ये एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं देगा, राइट। तो वही इसका ड्रॉबैक आ जाता है सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर का, कि इट रिस्ट्रिक्ट्स, सॉरी, इट अलाउज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, है ना, जो इसकी लेटरल या फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हैं वो भी इससे हो जाती है, दैट इज व्हाई दिस सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर इज नॉट एक्यूरेट। अब साइंटिस्ट ने थोड़ा दिमाग लगाया, उन्होंने क्या सोचा कि इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को अगर हमें रोकना है, ये जो मूवमेंट हो रही है इसको रोकना है, तो क्या हम एक रिंग लगा सकते हैं, इसके एक और रिंग लगा दो, सिंपल सा है। आपने क्या करा है, एक और रिंग लगा दी। अब क्या करा आपने, दोनों रिंग में पानी भर दिया है, किसमें भी पानी भर दिया, यू हैव फिल्ड द वाटर विद दिस एंड दिस आउटर रिंग ऑल्सो। अब पानी जो है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, तो पानी क्या करेगा, लेफ्ट राइट क्यों मूव करेगा, है ना, क्योंकि देर इज नो डेफिसिट। अगेन यहाँ पे तो आप इसको डेफिसिट मिल जा रहा है ये सोइल का,
बट यहाँ पे कोई डेफिनेट नहीं मिल रहा है, एक तरीके का बफर इसने बना दिया ताकि पानी लेफ्ट राइट मूव ना करे, एकदम नीचे जाए, राइट। और इसी वजह से इसको इतना डीप इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वही आपका क्वेश्चन में यहाँ पे बोला था, आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। दिस डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर अवॉइड्स deep insertion by providing an outer ring to buffer the infiltrating water. So these both statement are correct, right? And statement 2 is the correct explanation of the statement 1. A is correct option. Now next, अब चल पड़ा आपका वीड के टॉपिक्स, ठीक है। वाटर से आपके वी हैव पिक्ड सम ऑफ द गुड क्वेश्चंस, तो वो हमने कर लिए हैं। ऐसे ही अगर और क्वेश्चंस आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट एनरोल इन आवर मॉक टेस्ट सीरीज, राइट। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वीड कम्पिटिटिव एबिलिटी। तो इसमें आपको 4 जो हैं क्रॉप्स दी हैं, तो कौन सी सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव है वीड्स के लिए, है ना, मतलब कौन सर्वाइव कर सकती है। मान लो वीड आ गया, आपने ये 4 क्रॉप्स लगाई हैं, तो सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव लड़ाई कौन कर सकती है वीड से, जिसकी यील्ड कम जो है ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगी। सिंपल, बार्ले, वीट, राई और ओट। तो सिंपल सा इसका ट्रिक है ब्रावो, है ना, ब्रावो बोलते हैं सारे, तो ब्रावो कर सकते हो आप, BRWO, राइट। तो बी से आपका बार्ले, मोस्ट कंपिटिटिव वीट्स, राई, वीट एंड योर ओट, राइट। तो बार्ले, राई, वीट एंड ओट, ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ आपके मॉडिफाइड ऑर्गन्स एंड एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये आपके कौन से ऑर्गन्स हैं, नाम से पता चल रहा है, कोमोस, पेपस, बैलून, विंग्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर व्हाट, आपके वीट डिस्पर्सल जो होता है बाय ऑटोकोरी, है ना, वीड्स जो हैं खुद से डिस्पर्स हो रहे हैं, राइट, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट्स। दीज आर द ऑर्गन्स फॉर द ऑटोकोरी। वी हैव डिस्कस्ड द ऑटोकोरी आल्सो। तो कैसे, एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। तो ऑटोकोरी में जो आपका फर्स्ट था, यहीं से देख लेंगे, दैट इज द पेपस, है ना। पेपस में इट इज अ पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर, पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जनरली आपका पेपस कौन सी फैमिलीज में आता है, एस्ट्रेशी फैमिली एंड टाइफेसी फैमिली के वीड्स में, राइट। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका एजरेटम कोनिजोइडस, है ना। एक और एग्जांपल सर्सियम आर्वेंस इज आल्सो देयर। एग्जांपल्स लिख लो, एजरेटम कोनिजोइडस एंड योर सर्सियम आर्वेंस, राइट। पेपस में देखो, इसका एग्जांपल सामने दिख गया आपको, एजरेटम कोनिजोइडस, पेपस का ए का 5 आ गया, ठीक है सर। सर अच्छा, कोमोस क्या चीज़ है, तो नाम से क्लियर है, कोमोस इन विच योर सीड इज फुली कवर्ड बाय द हेयर्स, है ना। पेपस में आपका ओनली ये कुछ पार्ट है जो पैराशूट तरीका, पैराशूट की तरह बना दे रहा है, लेकिन कोमोस में इट इज फुली कवर्ड बाय द हेयर्स। इसके एग्जांपल कौन से आपके, कैलोट्रोपिस आ गया, एरवा पेरिसिका इज द एग्जांपल ऑफ दिस, है ना। वी हैव कवर्ड द 4 एग्जांपल्स, ABCS। ए से आपका एरवा पेरिसिका, एरवा पेरिसिका या फिर स्पीसीज बोल दो। बी से आपका ब्लड फ्लावर, सी से कैलोट्रोपिस, और आपका एस से सैक्रम, राइट। तो ये 4 एग्जांपल हैं इसके, यही याद रख लोगे तो इट इज ये सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका। कोमोस कहाँ पे मैच होगा, अभी ये एरवा पेरिसिका, ए का 4, तो ए का 4 एंड बी का 5। तो एक बार देख लेते हैं, ए के सारे 4 हैं, राइट। बी का 5, बी का 5, ये 3 आगे, बी का 5। तो हमें नेक्स्ट जाना पड़ेगा, बैलून। बैलून कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं, बैलून आपका आ गया नाइकेंड्रा फाइसेलोइडस, ठीक है। तो बैलून में आपका कौन सा आ जाएगा, नाइकेंड्रा फाइसेलोइडस। तो इसके एग्जांपल्स हैं, वही इंपॉर्टेंट है, वो आपको अगर याद हो गए ना तो गेम इज योर्स, है ना। बैलून में और एग्जांपल देख लो, एक तो आपका नाइकेंड्रा फाइसेलोइडस, और अगर आप देखना चाहो फाइसेलिस मिनिमा इज देयर, फाइसेलिस मिनिमा, ठीक है सर। 2 एग्जांपल इनफ है। विंग्स में देखना चाहो, विंग्स क्या हमने पढ़ा था कि एसर का लैपटॉप उड़ता है ना, एसर एक कंपनी है लैपटॉप बनाती है, तो एसर का लैपटॉप उड़ता है। तो विंग्स में विंग्स लगे आपके वीड्स को इस टाइप से। एग्जाम्पल इज एसर माइक्रोफाइलम, विंग्स का कहाँ पे आ गया, एसर माइक्रोफाइलम। तो इसी तरीके की कुछ ट्रिक्स सुनाओ आप भी अच्छी अच्छी, जिससे लर्न हो जाए। डी का फर्स्ट आ गया, और लास्ट आपका फेदरी परसिस्टेंट कैलिक्स, जो आपका ऑप्शन है दैट इज कॉन्वोल्वस माइक्रोफाइलस। तो डी का आपके पास फर्स्ट आ गया, तो डी का फर्स्ट यहाँ पे है ना, और ये आपका बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी का सेकंड, राइट, सी का सेकंड एंड ई का थर्ड।
So in this way you can solve these questions, and these are the examples of the auto query type of the weed seed dispersal. Okay, so moving to the next question. Which of the following factors does not directly affect the efficacy of the post emergence herbicide? तो पोस्ट emergence herbicide कौन से होते हैं? जो आपके प्री emergence के बाद अप्लाई होते हैं, है ना, which are foliage applied, राइट? तो एक आपके होते हैं PPI, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, राइट, विच आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू सॉइल. अगले आपके प्री एमरजेंस, जो आपकी क्रॉप की एमरजेंस से पहले जो है वो अप्लाई कर दिए जाते हैं, राइट. देन लास्ट में आपके आते हैं पोस्ट एमरजेंस, जो कि आपकी जनरली लास्ट के जो उसके स्टेजेस बचते हैं, है ना, फर्स्ट 30 to 35 डेज यू कैन से, उस केस में ये अप्लाई करते हैं पोस्ट एमरजेंस. पोस्ट एमरजेंस में प्लांट आपका एमर्ज हो गया होगा, है ना. पोस्ट का मतलब बाद में, एमरजेंस के बाद में जो अप्लाई होते हैं. एमरजेंस किसकी? प्लांट्स की, राइट. तो दीज आर द फॉलिएज अप्लाइड. तो इसमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते इनकी एफिकेसी को, है ना. तो पहला देखते हैं लीफ सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यार लीफ सरफेस तो फॉलिएज में अप्लाइड है, तो नेचुरल सी बात है लीफ का सरफेस जैसा होगा तो उसके अफेक्ट करेंगे, है ना. किसी का मान लो लीफ जो है ब्रॉड लीफ है, किसी का नैरो लीफ है, राइट. तो मोस्टली तो आपका इसी के ऊपर बेस्ड है, ब्रॉड लीफ, नैरो लीफ, राइट. किसी के इरेक्ट लीव्स हैं, प्लेन है किसी के, तो इट इज़ बेस्ड ऑन दिस लीफ सरफेस कैरेक्टरिस्टिक. तो दिस कांट बी द आंसर. नेक्स्ट देखो सोइल पीएच, है ना. चलो इसको फिलहाल होल्ड रखते हैं सोइल पीएच को. इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, टेम्परेचर का है, इट इज़ यू कैन से काफ़ी ज़्यादा रोल है आपका टेम्परेचर का भी, है ना. टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ये डिकम्पोज हो सकते हैं बाय द माइक्रोब्स, राइट. ह्यूमिडिटी का रोल है इसमें, तो टेम्परेचर कांट बी द आंसर. तो ये भी आपका क्रॉस में आ गया. स्प्रे ड्रॉपलेट साइज, अब स्प्रे ड्रॉपलेट साइज में भी ये करते हैं कुछ, क्योंकि कुछ आपके जो है कम डोज में लगेंगे, राइट, कुछ आपके ज़्यादा डोजेज में लगेंगे. तो स्प्रे ड्रॉपलेट साइज दिस इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड. तो कौन सा बच गया? सोइल पीएच. अब सोइल पीएच का क्या रिलेशन, क्योंकि सोइल में तो ये अप्लाई हो नहीं रही, दीज आर डायरेक्टली अप्लाइड इन द फोलिएज. तो सोइल पीएच जैसा भी होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, कोई मतलब नहीं हमें सोइल पीएच से. सोइल पीएच से किसको मतलब होगा? प्री एमरजेंस को या फिर पीपीआई को, राइट. पोस्ट को there is no relation. So soil pH will be the right answer for this question. Now next देखते हैं identify the correct statements regarding the classification of the weeds. तो यहाँ पे different classification दी है आपको, naming दी है, तो you have to identify the correct statement कौन सी है, ठीक है. तो यहाँ पे ये ध्यान रखना correct पूछे या फिर incorrect पूछे. फर्स्ट क्या है? हाइड्रोफाइट्स आर weeds growing in the permanently submerged areas, है ना. तो हाइड्रोफाइट्स नाम से क्लियर है, हाइड्रो मीन्स वाटर, right, and phytes these are the weeds which grow in the permanently submerged areas, जहाँ पे भी water logging conditions है, these areas कोई weeds grow होते हैं, these are known as the hydrophytes. First statement is correct. Second, parasitic weeds obtain nutrients from the host plants, एक clear definition दी है parasitic weeds की, that is also correct. Annual weeds persist indefinitely due to vegetative propagation. तो annual इसने कहा है जो आपके annual weeds होते हैं which are having the life cycle for the 1 year, एक साल में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं. दे परसिस्ट इनडेफिनेटली ड्यू टू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है एनुअल में? नहीं होती. दिस फीचर इज इन योर पेरिनियल वीड्स, जैसे कि आपका साइप्रस आ गया, राइट. साइप्रस ट्यूबर्स हैं साइप्रस में, दैट इज वाई इट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेटिंग. ऊपर का हिस्सा काट दो, सीड भी उड़ा दो, लेकिन जो इसके ट्यूबर्स होंगे लास्ट में, उनसे क्या हो जाएगा? वीड क्या करेगा ये? इट कैन अगेन ग्रो, राइट. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपका पेरिनियल का एग्जांपल है, नॉट एनुअल. तो थर्ड इज इनकरेक्ट, राइट. तो थर्ड जहाँ पे भी दिख रहा है जस्ट रिमूव इट, राइट. तो कौन सा आपके पास बच गया? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. जीरोफाइट्स आर वीड्स अडेप्टेड टू ड्राई कंडीशंस, वेरी राइट. जीरोफाइटिक वीड्स इनको बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका न्यूमेरिकल आ गया. इफ द वीड पॉपुलेशन डेंसिटी इन द कंट्रोल प्लॉट इज 200 एंड इन द ट्रीटेड प्लॉट इज 50, तो आपने क्या करा? कंट्रोल प्लॉट में और आपने एक ट्रीटेड प्लॉट में वीड की डेंसिटी देखी. अब सर ये कंट्रोल प्लॉट और ट्रीटेड प्लॉट क्या चीज़ है? हमने तो पहली बार सुना, है ना. तो WPC लिखो इसको, कंट्रोल प्लॉट जहाँ पे आपने कोई भी हर्बिसाइड का ट्रीटमेंट नहीं करा, एज सिंपल एज दैट, है ना. कंट्रोल को आप अनट्रीटेड प्लॉट भी बोल सकते हो, सिंपली इट इज अनट्रीटेड प्लॉट,
राइट। तो अनट्रीटेड प्लॉट है, नेचुरल सी बात है, वीड्स की डेंसिटी ज़्यादा ही आएगी, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी ज़्यादा लिखी है 200, एंड इन द ट्रीटेड प्लॉट कितनी है 50। तो आपने कोई हर्बिसाइड स्प्रे करा होगा तो ट्रीटेड प्लॉट में कितनी आ गई WPT, दिस इज 50। व्हाट इज द वीड कंट्रोल एफिशिएंसी, अब कितना जो आपने ये हर्बिसाइड को स्प्रे करा होगा तो हाउ मच इज द वीड कंट्रोल एफिशिएंसी, कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी दिस इज इक्वल टू योर वीड पॉपुलेशन इन द कंट्रोल प्लॉट WPC माइनस वीड पॉपुलेशन इन द ट्रीटेड प्लॉट, राइट, डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड किससे करेंगे, अगेन वी हैव डिस्कस्ड मैनी टाइम्स, डिवाइड उससे करना है जिसके बेसिस पे यू आर फाइंडिंग आउट, बट यू आर फाइंडिंग वीड कितने कंट्रोल हो गए, है ना, कितने कंट्रोल हुए, तो किसके बेसिस में देखोगे, आपने जो अनट्रीट प्लॉट छोड़ दिया था जिसमें आपने कुछ अप्लाई नहीं करा था उसके बेसिस में आप देखोगे कि जो आपका हर्बिसाइड है कितना इफेक्टिव है, कितना वो कंट्रोल कर सकता है। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका WPC। जैसे मॉइस्चर के केस में क्या आ रहा था आपका ड्राई, आपका जो ड्राई करके जो वेट आ रहा था ना, दिस सेकंड फैक्टर, बट वीड इसमें क्या आएगा, दिस फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ यू कैन सिंपली डू 200 माइनस 50, इट विल बी 150, नीचे आपका 200 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 100, दिस इज 2 एंड दिस इज 75%, राइट। तो 75% D will be the right answer for this question. Now moving to the next, which of the following mechanisms are involved in the dissemination of the weed seeds, ठीक है। तो weed seeds के dissemination के ऊपर यहाँ पे कुछ mechanisms हैं, अगेन ये आपका डिस्पर्सल से रिलेटेड है, लेकिन अब ये एलोकोरी के ऊपर है, राइट। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस द ऑटोकोरी, अब यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट्स हैं कुछ, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, एनीमोकोरी इन्वॉल्व्स द विंड डिस्पर्सल ऑफ द लाइट वेट सीड्स। अब नेचुरल सी बात है, एनीमो मतलब विंड, है ना, एनीमोमीटर विंड की स्पीड के लिए, वैसे एनीमोकोरी विंड से डिस्पर्स होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंडोजूकोरी अकर्स व्हेन सीड्स अटैच टू एनिमल फर फॉर डिस्पर्सल, राइट। अब एंडोजूकोरी क्या चीज़ है, जूकोरी इज द वीड सीड डिस्पर्सल बाय द एनिमल्स, ठीक है, इन जनरल अगर बोलें तो इसके भी आपके फर्दर टाइप्स हैं, एक आपका एंडोजूकोरी, एक आपका एपीजूकोरी। एंडो मीन्स वीड सीड आपके एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम से होके फर्दर डंग वगैरह से जो आपके डिस्पर्स होते हैं, दीज आर द एंडोजूकोरी, है ना। आपके प्लांट्स सॉरी आपके किसी एनिमल ने कोई वीड का प्लांट खा लिया, राइट, तो उसके सीड जो हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड होंगे नेचर में, डाइजेस्टिव सिस्टम उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, डायरेक्टली वो आपके जो एनिमल के डंग में डेट विल बी रिलीज एज इट इज़, राइट। फिर आपका एनिमल की अगर ये मूव करेगा जहाँ पे उसने वो, वहाँ पे वीड के सीड आएंगे, वहाँ पे वो ग्रो कर जाएगा, राइट। तो दिस टाइप ऑफ वीड सीड डिस्पर्सल नोन एज एंडोजूकोरी। एपीजूकोरी, मान लो कि वो किसी हेयर के साथ अटैच हो गया, फिर आपके पास वो चला गया, है ना, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एपीजूकोरी। यहाँ पे इसने बोला है फर, तो फर वाला क्या आ जाएगा, दिस इज एपीजूकोरी नॉट एंडो, तो ये सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सेकंड जहाँ भी आप दिख रहा है जस्ट रिमूव इट। हाइड्रोकोरी इज द मूवमेंट ऑफ सीड्स थ्रू द वाटर करंट्स, है ना, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो दैट इज करेक्ट, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट क्या, ऑटोकोरी रेफर्स टू द सेल्फ डिस्पर्सल मैकेनिज्म लाइक एक्सप्लोसिव डिहाइसेंस, है ना, इट इज अ सेल्फ डिस्पर्सल मैकेनिज्म, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने काफी बार इसको देखा है, तो ऑटोकोरी अगेन दिस इज करेक्ट। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द हर्बिसाइड्स, क्या लाइन है पढ़ो इसको, पैराक्वाट इज नॉट मिक्स्ड विद द ग्लाइफोसेट अगेंस्ट पेरिनियल वीड्स, ठीक है, क्या बोला इसने, पैराक्वाट जो है इट इज नॉट मिक्स्ड विद द ग्लाइफोसेट अगेंस्ट पेरिनियल वीड्स। दो आपके पास हर्बिसाइड है, एक पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट, राइट। तो पैराक्वाट, दिस इज द पैराक्वाट एंड दिस इज द ग्लाइफोसेट। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज हर्बिसाइड्स, जो आपका पैराक्वाट है दिस इज द कंटेक्ट टाइप ऑफ हर्बिसाइड, दिस इज द कंटेक्ट टाइप ऑफ हर्बिसाइड, whereas is glyphosate this is a systemic type। और ये दोनों कैसे हैं, these are नॉन सेलेक्टिव, किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो इनको दिखेगा मार देंगे, है ना, these are नॉन सेलेक्टिव, ठीक है, दोनों आपके नॉन सेलेक्टिव हैं, लेकिन डिफरेंस इतना है, पैराक्वाट इज द कंटेक्ट, ग्लाइफोसेट इज द सिस्टमिक। तो पैराक्वाट जहाँ पे भी स्प्रे होगा, मान लो इस लीफ में, ये आपका लीफ है, इतने इस एरिया में स्प्रे हुआ, तो ओनली दिस एरिया विल बी किल्ड, है ना, बाकी आपका प्लांट एकदम एज इट इज बच जाएगा, ओनली आपका इतना सा ऐसे इस टाइप का आपका प्लांट बन जाएगा। वेयर एज अगर ग्लाइफोसेट स्प्रे हो गया, तो ग्लाइफोसेट एक बूंद भी अगर स्प्रे हुई यहाँ पे, ये पूरे इसके सिस्टम में ट्रैवल करेगा, बिकॉज दिस इज सिस्टमिक,
ना, सिस्टमिक और यू कैन से ट्रांसलोकेटेड ऑल्सो। पूरा ये ट्रांसलोकेट करेगा पूरे सिस्टम में, राइट, यहाँ से पूरा रूट्स तक जा रहा है और पूरे प्लांट को ही किल कर देगा, राइट। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज हर्बिसाइड। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पैराक्वाड को आपने ग्लाइफोसेट के साथ मिक्स कर देना है ना। इसने मिक्स कर दिया दोनों को, ठीक है, कर देते हैं मिक्स। पैराक्वाड भी लिया, ग्लाइफोसेट भी लिया, मिक्स कर दिया, ठीक है, अगेंस्ट पेरिनियल वीड्स। अब जब आप इसको स्प्रे करोगे, मान लो ये आपके कोई प्लांट लगे हैं, है ना, इसमें दीज आर द प्लांट्स, काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स बना देते हैं। अब आपने क्या करा, इन दोनों को मिक्स कर दिया था और आपने चले वही स्प्रे करने। तो जैसे आप स्प्रे करोगे, अब ऐसा तो नहीं दीज आर फैक्ट्री मिक्स, नहीं है फैक्ट्री मिक्स, है ना, आपने इसको खुद जो है मिक्स करा है इसको, पैराक्वाड और ग्लाइफोसेट को। तो पैराक्वाड दिस इज अ फास्ट एक्टिंग टाइप, फास्ट करेगा ये एक्ट, है ना। अगर आप आज पैराक्वाड मान लो आपने स्प्रे करा तो विद इन 24 आवर्स योर वेजिटेशन विल बी बर्नट, है ना, एकदम जल, जैसे जल जाते हैं वैसे आ जाएगी। फिर एज ग्लाइफोसेट ये जनरली टाइम लेता है, मान लो इसने 1 वीक ले लिया ना, 4 to 5 days इट टेक्स, राइट। तो पैराक्वाड जो है फास्ट एक्टिंग है, ग्लाइफोसेट स्लो एक्टिंग है। तो जैसे आप इसको स्प्रे करोगे इसमें, तो पैराक्वाड की वजह से क्या होगा, जहाँ पे मान लो यहाँ पे ड्रॉपलेट गिरी इन दोनों के मिक्सचर की, तो इतना सा हिस्सा विद इन 24 आवर्स एकदम किल्ड आउट हो जाएगा। वेर एज अब यहीं पे आपका ग्लाइफोसेट भी गिरा होगा, है ना, ऐसा तो नहीं ग्लाइफोसेट आपका यहाँ गिरा है कहीं और गिरा है, ओनली इसी एरिया में गिरा है। तो अगर ये एरिया आपका गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, जल जाएगा, तो इसमें आपका ग्लाइफोसेट था वो भी एकदम इसके साथ नीचे आ जाएगा, राइट। तो फिर ग्लाइफोसेट जो है यहाँ पे नहीं जा पाएगा पूरे सिस्टम में। दैट इज वाई दिस पैराक्वाड इज नॉट मिक्सड विद द ग्लाइफोसेट अगेंस्ट द पेरिनियल वीड्स। अगर इसको मिक्स कर दोगे तो आपके पैसे की बर्बादी आएगी, है ना, वीड्स तो किल हो जाएंगे कैसे ना कैसे, बट उतने इफेक्टिवली किल नहीं होंगे। दैट इज वाई इट इज नॉट मिक्सड, राइट, ऑलवेज रिमेंबर। तो ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। रीजन देख लेते हैं, पैराक्वाड रैपिडली किल्स द अबव ग्राउंड प्लांट पार्ट्स आफ्टर एप्लीकेशन एंड दस glyphosate, which is non-systemic herbicide, does not translocate within the plant system and therefore no use of glyphosate application। तो एक बार जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे आपको तो लगेगा यार ठीक तो बोला इसने, है ना, बन रही है बात, लेकिन ध्यान से पढ़ो, जो एक क्वेश्चन डिजाइन हुआ है तो कुछ सोच समझ के हुआ है। थोड़ा अगर इसको डेप्थ से पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है ग्लाइफोसेट विच इज नॉन सिस्टमिक हर्बिसाइड। तो अभी हमने देखा ग्लाइफोसेट आपका कैसा था, दिस इज द सिस्टमिक, है ना, एज वेल एज ट्रांसलोकेटेड। तो रीजन तो इसने ठीक दिया है, लेकिन एक इसने वर्ड की गलती कर दी, यहाँ पे नॉन लगा दिया है, एंड हेयर फ्रॉम हेयर दिस आर इज फॉल्स, सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, राइट। डज नॉट ट्रांसलोकेट विद इन द सिस्टम, डज नॉट नहीं होगा, इट विल ट्रांसलोकेट इन द सिस्टम एंड देयरफॉर नो यूज ऑफ द ग्लाइफोसेट एप्लीकेशन, राइट। इस केस में तो चलो ट्रांसलोकेट नहीं होगा, बट दिस इज सिस्टमिक टाइप ऑफ हर्बिसाइड, राइट। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, ये आपका हर साल वीड मैनेजमेंट से और पर्टिकुलरली आप बोलो तो हर्बिसाइड से एक न्यूमेरिकल आएगा। इजी न्यूमेरिकल आता है, सिंपल, यू कैन डू हाउ मच अमाउंट ऑफ एट्राजिन should be mixed with in the 1 tank of knapsack if recommended rate of application is 1.5 kg AI per hectare, है ना, एंड स्प्रे वॉल्यूम इज 600 लीटर पर हेक्टेयर। कैपेसिटी दी है नैपसैक टैंक की 15 लीटर्स, राइट। तो देखते हैं कितना इसमें नैपसैक लगेगा, हाउ यू विल फाइंड आउट। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए एक बार हर्बिसाइड रिक्वायरमेंट देख लो, है ना, कितना हर्बिसाइड रिक्वायरमेंट पूरे इसको स्प्रे करने में लगेगा। सिंपल हर्बिसाइड रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या था, हर्बिसाइड रिक्वायरमेंट सिंपल फॉर्मूला, जो आपकी रिकमेंडेड डोज है, व्हाट इज द रिकमेंडेड डोज डिवाइडेड बाय परसेंट एआई कितना है ना, परसेंट एआई मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्चुअली में जो मार रहा है ना, व्हाट इज द केमिकल पॉइजन जो है एक्चुअली में, दैट इज द परसेंट एआई। और इसी परसेंट का यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया, राइट, एंड एरिया लिख देते हैं चलो फॉर द 1 हेक्टेयर, राइट। तो निकालते हैं हर्बिसाइड रिक्वायरमेंट कितनी है, रिकमेंडेड डोज कितनी है। तो ऑलवेज रिमेंबर रिकमेंडेड डोज जो आपको थोड़ी कम अमाउंट में दी है ना, 1.5 kg, ऑलवेज ऊपर आएगा, ऐसे लर्न कर सकते हैं 1.5। अगर ये kg में है तो ऑलवेज आपका आंसर किस में आएगा, या तो kg में या फिर लीटर्स में आएगा, राइट। 1.5 kg। परसेंट एआई कितना है, 50% WP। तो ऑलवेज रिमेंबर आपका एआई किस कैसे होता है, जैसे 40 EC आ गया, है ना, 30 EC आ गया, इस टाइप का, दिस इज द परसेंट एआई। तो 50% बोला है, मतलब कि एक्चुअली में 50 जो है इसमें केमिकल है और 50 इसमें पानी वगैरह या फिर और कोई इसमें इनर्ट इंग्रेडिएंट्स है। तो 50 आ जाएगा आपका यहाँ डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 100,
एरिया यहाँ पे मेंशन नहीं करा, 1 हेक्टर लिखा है, तो वी विल फाइंड आउट फॉर द 1 हेक्टर, सिंपल 1, 50 2 100, कितना आ गया 1.5 इंटू 2 3 है ना, 3 kg जो है वो आपका टोटल क्या लग जाएगा, आपका एट्राजिन यूज हो जाएगा, राइट, फॉर दिस 1 हेक्टेयर एरिया, है ना। 3 kg आपने एट्राजिन निकाल लिया। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे 3 kg ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि एक टैंक में आप कितना अप्लाई करोगे इन द 1 टैंक ऑफ नैपसैक इफ रिकमेंडेड रेट आपको दिया है, स्प्रे वॉल्यूम इज दिस, है ना। तो 1 हेक्टेयर में कितना पानी यूज हो रहा है, सिंपल सा देखते हैं। और 1 हेक्टेयर में कितना वाटर यूज हो रहा है, इन 1 हेक्टेयर वाटर इज यूज्ड 600 लीटर्स, है ना। और ये आपने किसके लिए निकाला, 1 हेक्टेयर के लिए निकाला था, राइट। तो 1 हेक्टेयर में पानी आपका 600 लीटर यूज हो रहा है, और आपका एट्रोजिन कितना यूज हो रहा है, 3 kg, राइट। ये आपने बना लिया एक सिंपल सा। आपसे क्या पूछा है, नैपसैक में कितना डलेगा, एक टैंक में, एक आपने जिससे स्प्रे कर रहे हो उसमें कितना डलेगा, तो कितने लीटर्स का है, 15 लीटर्स का, सिंपल 600 लीटर्स के लिए आपका 3 kg एट्राजिन इज यूज्ड, राइट। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं 600 लीटर्स के लिए कितना यूज हो रहा है, 3 kg। 15 लीटर्स के लिए कितना होगा, सिंपल 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 ना, यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये 600 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 600। अब देखो यहाँ से तो आपका किस में आ जाएगा, केजी में, तो आपका केजी में आ जाएगा, लेकिन आंसर किस में पूछा है आपसे, ग्राम्स में। तो हाउ यू विल चेंज, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। क्यों करा सर मल्टीप्लाई, टू चेंज इट टू ग्राम। 2 0 से 2 0 कट हो गए, 3 1 जा 3 2 जा, राइट, एंड दिस इज 150 150, 150 by 2 it will be 75 grams, right, it will be 75 grams, so B option will be the right answer for this question। ठीक है, तो आपने क्या करा, सबसे पहले हर्बिसाइड रिक्वायरमेंट कर ली, राइट। फिर 1 हेक्टेयर के लिए आपको पानी दिया था 600 लीटर लगेगा पूरा, उसमें 3 kg आपने ये निकाला था हर्बिसाइड, देन फर्दर 15 लीटर्स के लिए यू फाइंड आउट हाउ मच क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्लाइफोसेट इज द इफेक्टिव अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ वीड स्पीसीज, है ना, वेरी राइट, वाइड रेंज ऑफ वीड स्पीसीज, नॉन सेलेक्टिव टाइप का हर्बिसाइड है। इट इनहिबिट्स द एंजाइम ALS, राइट। तो अगर आपने ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन पढ़ी है ना, इनहिबिशन वगैरह ये सारी चीजें पढ़ी हैं, तो यू ऑल नो दिस ग्लाइफोसेट इट इनहिबिट्स EPSP सिंथेज, नॉट दिस ALS। ये ALS एंड AHS कौन इनहिबिट करता है, एसिटोलैक्टोसिंथेज, दिस इज इनहिबिटेड बाय योर इमिडाजोलिनोन्स के जो आपके हर्बिसाइड्स, राइट, और सल्फोनाइल यूरिएज, राइट, इमिडाजोलिनोन्स एंड सल्फोनाइल यूरिएज, योर दिस ग्लाइफोसेट it inhibits the EPSP synthase, okay, so second statement this is incorrect, first statement is correct, third option will be the right answer। तो ग्लाइफोसेट आपका कौन से ग्रुप के अंडर आता है, इट कम्स अंडर योर ऑर्गेनोफॉस्फोरस हर्बिसाइड्स, राइट। तो किस नाम से ये बाजार में बिकता है, कॉमन नेम राउंड अप हो गया, वीड ऑफ हो गया, ग्लाइसल हो गया। इट इज अ नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, मीनिंग इट कैन किल मोस्ट प्लांट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक वीड्स, राइट। सिस्टमिक टाइप का है, एक्ट स्लोली करेगा। कॉमनली इसको नॉन क्रॉप्ड एरियाज में यूज करते हैं, जीरो टिल फार्मिंग में इट इज यूज्ड, राइट। जीरो टिल फार्मिंग जो है उसी वजह से चलिए ड्यू टू द हर्बिसाइड, अगर ये इस टाइप के हर्बिसाइड नहीं हो तो वी कांट प्रैक्टिस जीरो टिलेज, राइट। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप के लिए इट इज यूज्ड, जैसे कि आपका एक एग्जांपल ले लो, मस्टर्ड क्रॉप के लिए इट इज यूज्ड, बीटी मस्टर्ड, सॉरी नॉट बीटी मस्टर्ड, सोयाबीन, बीटी सोयाबीन। तो यूएसए में जो सोयाबीन लगाते हैं दैट इज रेजिस्टेंट टू द ग्लाइफोसेट, राइट, दैट इज वाई दे आर अचीविंग द मैक्सिमम यील्ड्स, है ना। तो वो ग्लाइफोसेट से रेजिस्टेंट है, तो वीड्स के लिए दे आर जस्ट सिंपली स्प्रेइंग दिस ग्लाइफोसेट, सोयाबीन बच जाएगी उससे और वीड्स विल डाई आउट, है ना, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप आ गया। देन दीज आर सम ऑफ द मेटाबोलाइट्स ऑफ द ग्लाइफोसेट, और इसके कुछ आपके हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, राइट। एक बाय प्रोडक्ट का एग्जांपल दैट इज AMPA, है ना, अमाइनो मिथाइल फोस्फोरिक एसिड। इट इज मोर टॉक्सिक देन द ग्लाइफोसेट इटसेल्फ एंड हैज बीन फाउंड इन द USA वाटर बॉडीज में, आपको ये दिस टाइप ऑफ बाय प्रोडक्ट, यू कैन से मोर टॉक्सिक कंपाउंड इज सीन। अनदर एक और इसका बाय प्रोडक्ट है दैट इज सल्फोसेट, विच इज ऑल्सो हर्बिसाइड, इट इनहिबिट्स द एरोमेटिक अमीनो एसिड सिंथेसिस, शिकीमाटे पाथवे, सिंपली इसको EPSP सिंथेस यू कैन से। तो ये था आपने इस ग्लाइफोसेट के बारे में प्रॉपर डिस्कशन।
तो ये आपके पास चार्ट होना चाहिए सभी के पास, ठीक है। तो इसमें हर एक हर्बिसाइड, हर एक ग्रुप का वी हैव रिटन मेंशन्ड हियर, जिसका इनहिबिट, कौन इसको इनहिबिट करता है, राइट। जैसे बाय पीरियडिज्म्स हैं, दे आर इनहिबिटिंग PS1 सिस्टम। वैसे आपके यूरिएज, स्पेसिफिकली फिनाइल यूरिएज, PS2, ट्राइजीन्स आ गए, नाइट्रिल्स आ गए, बेंटाजोन, प्रोपेनिल आ गया, राइट। फिर आपके PPO इनहिबिटर्स कौन कौन से, आपके डाइफिनाइल ईथर, फैन हर्बिसाइड्स, नाइट्रोफेनिक्स एग्जांपल है। EPSP अभी हमने देखा, ग्लाइफोसेट और सल्फोनेट, राइट, ऑर्गेनोफॉस्फोरस के अंडर आते हैं। GS, दिस इज द ग्लूफोसिनेट AM, अनदर एक और आपका ये हर्बिसाइड है, किसको इनहिबिट करेगा, GS को, राइट। ALS एंड AHS को इमिडाजोलिनोस, सल्फोनाइल यूरिएज, अकेस को पोप, प्रोप एंड डिम। ऑलवेज रिमेंबर अकेस को कौन इनहिबिट करता है, दिस इज पोप, प्रोप एंड डिम, है ना। ऑलवेज रिमेंबर ये पोप, प्रोप, डिम जो है, दीज आर यूज्ड फॉर द ग्रासी वीड्स के लिए यूज करे जाते हैं, यूज फॉर द ग्रासी वीड्स, जैसे क्लोडिना फोप आ गया, है ना। कार्टिनोइड बायोसिंथेसिस इनहिबिटर, इनका ब्लीचिंग एक्शन होता है, इसमें आपके 3 आ जाते हैं, PDS इनहिबिटर, HPPD इनहिबिटर एंड आपके लास्ट में आपका अमाइट्रोल एंड फ्लूमेट्रोन आता है। तो इनके एग्जांपल्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट, राइट। देन DHP इनहिबिटर, असलम, कार्बामेट्स के अंडर। सेल डिवीजन इनहिबिटर, डाइनाइट्रोएलिनिस, जैसे आपका पेंडिमेथिलीन, है ना, जिसमें जिसमें अलीन सफिक्स लगा होगा। other examples are also there, so you can read these examples and you can also take the screenshot for this, right. Moving to the next now, propanil is selectively used as a post emergence herbicide in the rice fields to control the grassy and the broadleaf weeds, right. So propanil as used as a post emergence herbicide, very right, है ना, to control the grassy and broadleaf weeds. Rice plants possesses aryl acyl amidase enzyme which rapidly detoxify propanil into a non-toxic metabolites, whereas susceptible weeds lack this enzyme. सही बात बोली इसने, है ना, कि this is the example of what, biochemical selectivity. कल in the mock test discussion we have discussed biochemical selectivity. उसका बेस्ट एग्जाम्पल किया था आपका जो प्रोपेनिल का एक्शन है। अब राइस कैसे बच जाता है प्रोपेनिल से, है ना, वीड्स कैसे मर जाते हैं, ड्यू टू दिस एंजाइम अराइल असाइल अमाइडेज। जो राइस में ये एंजाइम है, इट इज़ इन वेरी हायर क्वांटिटीज, है ना, जनरली 20 to 30 टाइम्स मोर होता है एज कम्पेयर टू द वीड्स। तो जैसे इसमें प्रोपेनिल जाएगा, राइस में भी जाएगा, वीड में भी जाएगा, तो ये कंपाउंड क्या करेगा, इसको डिटॉक्सिफाई कर देगा, राइट, आपके प्रोपेनिल को। इसलिए राइस प्लांट जिंदा बच जाता है, वीड्स डाई आउट। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। So both statements are correct and this is a correct explanation of the statement 1. Right, moving to the next now. Which of the following herbicide mixtures used to control annual grasses, broadleaf weeds and sedges in wheat under conservation agriculture में कौन से आपके यूज हो सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन सल्फोसल्फ्यूरोन प्लस मेटसल्फ्यूरोन, यस दिस कैन बी यूज्ड, है ना, ये आपका एनुअल को भी कंट्रोल कर लेगा, ब्रॉडलीफ वीड्स को भी, इसको भी। नेक्स्ट नए कॉम्बिनेशन आपके मीजोसल्फ्यूरोन, आइडोसल्फ्यूरोन, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। लास्ट अगर आप देखते हो आइसोप्रोटिरोन एंड दिस मेटसल्फ्यूरोन, तो यूज तो कर सकते हैं बट इन द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इनकी एफिकेसी इतनी ज़्यादा नहीं है ना, इसकी तो रेजिस्टेंस आ गई है, तो ये तो इतना यूज ही नहीं होता आइसोप्रोटिरोन, राइट। और मेटसल्फ्यूरोन अकेला जो है, इट कांट किल ऑल दीज सेजीज, ब्रॉडलीफ एंड एनुअल ग्रास, सो सी नहीं आएगा, ए एंड बी दीज आर करेक्ट ओनली, ए एंड बी ओनली, राइट। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है ना, आइसोप्रोटेरोन इज मेनली यूज फॉर द ग्रासेस बट ड्यू टू वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस इट इज यूज्ड इज रेस्ट्रिक्टेड, राइट, रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा आ गई है, इसका यूज़ नहीं करते इतना, राइट, लेस प्रेफर्ड इन द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, इसकी जगह सल्फोसल्फ्यूरोन इज यूज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ आपका एग्रोमेटोलॉजी का पोर्शन आ गया, ठीक है, एक एक करके स्टेटमेंट्स देखेंगे। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन कंट्रीब्यूट 42% टू द PAR, है ना, PAR मीन्स जो आपके प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, दैट इज 400 to 700 नैनोमीटर की जो लाइट विच इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स इन द फोटोसिंथेसिस, दैट इज दिस PAR। नाम से क्लियर है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो कितना होता है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन में, इट इज 42%, वेरी राइट, है ना, तो ये तो करेक्ट है, तो करेक्ट ही पूछी थी हमसे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। तो सेकंड देखते हैं क्या गलत है सेकंड में, मीजोस्फेयर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट, तो दिस इज रॉन्ग, मीजोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट पार्ट, है ना, हॉटेस्ट नहीं आएगा, दिस इज द कोल्डेस्ट।
right? The dew point is the temperature at which the air becomes completely dry. Completely dry नहीं आ गया, completely saturated you can say, पानी से भरी होगी. Water surfaces are highly reflective to the solar radiation. तो वाटर सरफेसेस जो हैं दीज आर हाईली रिफ्लेक्टिव, तो जरूरी नहीं है दीज आर हाईली रिफ्लेक्टिव, है ना. तो जो आपकी रेज हैं वाटर के अंदर भी घुस सकती है, इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू कोई आपका प्लेन सरफेस है. तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, सो जो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज फर्स्ट ओनली. अच्छा, डायरेक्ट में 42% है, डिफ्यूज में कितना होता है? अगर डिफ्यूज में कोई पूछ लें तो इट इज़ 65%. टोटल में अगर कोई पूछ लें इट इज़ 50%. टोटल में कितना आ जाएगा? 50%. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड मीटोलॉजिकल डे 2025? राइट, तो ये जो आपका एक रिसेंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर यू कैन से, है ना. अभी लेटेस्ट मार्च में जो है इट इज़ सेलिब्रेटेड वर्ल्ड मीटोलॉजिकल डे. नाउ ये आपकी ड्यूटी है कमेंट सेक्शन में बताना कि एग्जैक्ट डेट कौन सी थी मार्च में. राइट, मैंने मंथ आपको बता दिया, मार्च में इट इज़ सेलिब्रेटेड अराउंड 20th मार्च कहीं ये सेलिब्रेट होता है. 20, 21, 22 ये आपको ऑप्शन दे दिए मैंने. अब आपको बताना है कौन से मार्च को ये सेलिब्रेट होगा. राइट, और इसका थीम क्या था इस बार? सो इसका राइट आंसर है दैट इज़ क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप्स टुगेदर, है ना. तो आपको कोई डिज़ास्टर आ रहा है, कोई भी वेदर का कुछ इवेंट होने वाला है खतरनाक सा कुछ, है ना, डिज़ास्टर वगैरह, तो यू हैव टू अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमारे पास होने चाहिए. राइट, तो उसी के ऊपर ये थीम जो है इस बार का बेस था, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप्स टुगेदर. डी इज द राइट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट, कल्टिवेटेड सोइल्स हैव द हाइयर टेम्परेचर देन द अनकल्टिवेटेड सोइल. रीजन क्या है? कल्टिवेशन इंप्रूव सोइल एरिएशन एंड रिड्यूसेस द हीट एब्जॉर्प्शन. तो एक बार देख लेते हैं कि ये सही है या फिर नहीं है. तो पहली स्टेटमेंट देखो, कल्टिवेटेड सोइल हैव द हाइयर टेम्परेचर देन अनकल्टिवेटेड सोइल. तो दो केस लेते हैं. एक आपकी सिंपल सी सोइल है जिसमें आपने कोई कल्टिवेशन नहीं करी, बड़ी है, इसमें आपके प्लांट्स वगैरह एकदम ग्रो हो रहे हैं अच्छे से. राइट, और एक आपने क्या करा, सोइल करी, उसको टिलेज कर दी, है ना, कल्टीवेट कर दिया. तो ऑब्जर्व करा होगा आपने, जैसे आप टिलेज करते हो तो क्या होता है आपका एकदम डार्क कलर, क्या डार्क कलर आ जाएगा आपकी सोइल में. राइट, और यहाँ पे आपका सन है. नाउ यहाँ पे डार्कर कलर है आपका सोइल में, दिस इज डार्कर कलर. यहाँ पे जनरली लाइटर कलर होगा इफ दिस इज द अनकल्टिवेटेड सिचुएशन एंड दिस इज द कल्टिवेटेड सिचुएशन. तो डार्क कलर इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ द लाइट, है ना. तो डार्क कलर क्या करेगा, सनरेज आएंगी तभी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और इससे क्या होगा, इसका सोइल का टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा. यही इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है, कल्टिवेटेड सोइल हैव द हायर टेम्परेचर देन द अनकल्टिवेटेड सोइल. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. राइट, कल्टिवेशन इंप्रूव्स द सोइल एरिएशन. कल्टिवेशन इंप्रूव्स करती है सोइल एरिएशन, बिल्कुल करती है. एंड रिड्यूसेस द हीट एब्जॉर्प्शन. तो रिड्यूस कर रही है क्या हीट एब्जॉर्प्शन? यहाँ तो बढ़िया हीट एब्जॉर्ब हो रही है. इट इंक्रीजेस द हीट एब्जॉर्प्शन. राइट, रिड्यूसेस गलत है, ये शुड बी इंक्रीजेस द हीट एब्जॉर्प्शन. सो ए इज करेक्ट, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फेस्ड आउट. तो ये आपका क्लाइमेट चेंज से आ गया. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों बना था, क्यों आया था? इट इज यूज टू फेज आउट द दीज ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, है ना, जो ओजोन लेयर को खराब कर रहे थे. राइट, जैसे कि आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर देयर, हेलोन्स आर देयर. राइट, अगर आपसे कोई बोले HFCs आर देयर तो वो गलत हो जाएगा. दिस HFCs इट इज नॉट अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. राइट, तो ऐसा हुआ था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद जब हमने ये CFCs को एक्सक्लूड कर दिया तो बोला कि चलो इसकी जगह HFC से जो भी चीज़ें बनेंगी उसको यूज़ करेंगे. बट ये HFCs क्या करते थे, दीज कोज द ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग कोज करने लग गए, अगेन वो हमारे लिए कंस्ट्रेंट बन गया. तो फॉर फेज आउट दीज HFCs कौन सा एक अमेंडमेंट आया, किगाली अमेंडमेंट इज देयर. नाम याद इसका कर लेना, किगाली अमेंडमेंट इज देयर, जिसका काम क्या था, टू फेज आउट दीज HFCs. राइट, तो CFCs, हेलोन्स, दीज आर द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके लिए था. क्यों था? हमारी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए. राइट, तो ओजोन लेयर के बारे में कुछ और बातें. ऑफन रेफर्ड डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज ओजोन होल, है ना. कहाँ रिपोर्ट हुआ था? अंटार्कटिका. कहाँ पे आता है? साउथ पोल में आता है.
राइट। ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे डिस्कवर्ड द ओजोन होल इन 1985 में ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे ने ओजोन होल को डिस्कवर करा था, राइट। तो ये O3 वगैरह ये आपको पता है, इसमें एग्रोमेट में वी हैव कवर्ड, राइट। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है हमारी ओजोन लेयर, लेकिन इसको डिप्लीट करने का काम कौन करता है? ODS, जैसे कि आपके CFCs हो गए, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज देयर, राइट, CCl4 एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म इज देयर। अब निकलते कहाँ से हैं? आपके AC से निकलेंगे, कूलिंग यूनिट्स, एरोसोल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो टू प्रोटेक्ट आवर ओजोन लेयर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज देयर। कब साइन हुआ था ये? 1987 में, राइट। इट इज़ अ इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट। अच्छा सर, ये 1987 में साइन हो गया, तो अभी तक इसका कुछ हुआ इफेक्ट वगैरह? तो ओजोन लेयर इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिटर्न 1980s के लेवल तक जो थी, वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो 2050 तक जो है वापस वैसी हो जाएगी। तो इट मीन्स इट इज़ हैविंग सम ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर ओजोन लेयर, राइट। तो मतलब ये सक्सेसफुल रहा है ना, इट हैज़ बीन सक्सेसफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेज द सोइल थर्मल कनेक्टिविटी। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? जैसे आप ऑर्गेनिक मैटर डालोगे सोइल एरिएशन बढ़ेगी, राइट। इट डिक्रीजेज द थर्मल कनेक्टिविटी। यार थर्मल कनेक्टिविटी कैसे डिक्रीज होगी? ऐसे मानो एक सोइल कोलाइड यहाँ पे है, एक आपका यहाँ पे है, ये आपके थोड़े अभी क्या है, फिलहाल पास में है। तो जैसे सर्दी लगती है सभी को, तो सारे क्या होते हैं? पास पास में आ जाते हैं। क्यों आते हैं पास में? ताकि थर्मल कनेक्टिविटी क्या रहे, बनी रहे, है ना, इंक्रीज हो जाए, राइट। हीट का फ्लो क्या करें, ईजी हो जाए। लेकिन अगर यही सोइल कोलाइड्स में ऐसे दूर दूर बना दूं, एक यहाँ बना दिए, एक यहाँ बना दिया, तो क्या ये हीट को कंडक्ट कर पाएंगे थर्मली? नहीं कर पाएंगे, दूर दूर है, राइट। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा? सोइल के जो सोइल के कोलॉइड्स हैं उनको दूर करेगा, सेपरेट आउट करेगा, इस टाइप की कंडीशन। तो अब बताओ यहाँ पे डिक्रीज आएगा कि इंक्रीज आएगा? सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक मैटर इट विल डिक्रीज द सोइल थर्मल कनेक्टिविटी। वेरी राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सोइल टेम्परेचर अफेक्ट सीड जर्मिनेशन एंड द रूट ग्रोथ। नेचुरल सी बात है, सोइल टेम्परेचर कुछ तो इसका अफेक्ट आएगा। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। मल्चिंग इंक्रीजेज सोइल टेम्परेचर इन ऑल सीजन्स, राइट। मल्चिंग क्या करता है? वी हैव टू, अच्छा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखनी है, ठीक है। अभी हमसे गलती हो जाती, इनकरेक्ट पढ़ना था, राइट। इनकरेक्ट तो ऐसे ही पेपर में भी हो सकती है आपसे, तो ऑलवेज लुक फॉर दिस, ठीक है। तो ये फर्स्ट तो ठीक है, सेकंड भी ठीक है। मल्चिंग इंक्रीजेज द सोइल टेम्परेचर इन ऑल सीजन्स। तो मल्चिंग क्या इंक्रीज करेगा क्या सोइल टेम्परेचर? कैसे करेगा? मल्चिंग से तो बल्कि आपके रेज रिफ्लेक्ट आउट हो जाएंगे, है ना, तो इट विल डिक्रीज। तो ये तो आपकी गलत है स्टेटमेंट, थर्ड आ गया, राइट। इसको एक बार हम देखते हैं। कल्टिवेटेड सोइल आर कूलर देन द अनकल्टिवेटेड। अभी हमने देखा कल्टिवेटेड सोइल क्या होती है? वार्मर होती है। दिस इज इनकरेक्ट। तो 4 तो आपका आंसर में होना ही चाहिए। 4 कहाँ पे है? एक आपका यहाँ पे, एक आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपके दो ऑप्शन इनकरेक्ट आ गए। सोइल टेम्परेचर अफेक्ट्स द माइक्रोबियल एक्टिविटी। सोइल टेम्परेचर क्या करता है? अफेक्ट्स द माइक्रोबियल एक्टिविटी। एकदम ठीक बोला इसने, है ना। तो 5 आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए, 5 नहीं है। अब हमें 6 देख लेना। ब्लैक सोइल्स वार्म्स अप फास्टर देन द लाइट कलर्ड सोइल्स। नेचुरल सी बात है, ब्लैक जिस सोइल का कलर ब्लैक है इट विल वार्म अप फास्टर। 6 शुड बी द राइट आंसर, मतलब 6 आना चाहिए। तो 4 आएगा, ये भी आएगा। अब 3 या 2 में से सोइल टेम्परेचर अफेक्ट सीड जर्मिनेशन एंड द रूट ग्रोथ, तो इट विल अफेक्ट, तो 2 इज करेक्ट, है ना। तो फिर आपका 3, 4, 6 विल बी इनकरेक्ट, राइट। तो मल्चिंग जो है, अच्छा यहाँ पे ऑल सीजन लिखा है, तो ऑल सीजन में नहीं करेगा मल्चिंग, राइट। ऑल सीजन में जरूरी नहीं इंक्रीज करें, डिक्रीज भी कर सकता है। ओके, सो 3 जो है इट इज इनकरेक्ट। तो आपका थर्ड, फोर्थ एंड योर सिक्स्थ, दीज आर द सॉरी सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, दीज आर द इनकरेक्ट, राइट। एक बार इसका हमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, जस्ट वी विल चेक दिस। फर्स्ट इज करेक्ट, तो फर्स्ट तो आना नहीं चाहिए, सिंपल रिमूव कर दो। सोइल टेम्परेचर अफेक्ट सीड जर्मिनेशन रूट ग्रोथ, नेचुरल सी बात है करेगा। सेकंड इज करेक्ट, तो सेकंड नहीं आएगा, ये आपका आंसर आएगा थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। ओके, इनकरेक्ट कौन सी है आपकी? थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ वन। थर्ड इज फॉल्स, राइट, यहाँ पे मेंशन है थर्ड इज फॉल्स, फोर इज फॉल्स, सिक्स इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपको ऐसे और ज़्यादा डिस्कशन चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट डाउन करें कि सर वी नीड मोर डिस्कशंस फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और अगर किसी को ये क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने हैं तो दे कैन सिंपली परचेज आवर मॉक टेस्ट, मॉक बूस्ट, राइट। सिंपल
एग्री एडिट की साइट में जाइए, है ना, वहाँ पे ICRPG के अंडर यू विल सर्च फॉर दिस मॉक बूस्ट, देयर यू विल फाइंड all these type of questions, right? We are having 50 questions per mock test, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने आई थिंक 5 to 6 questions we have picked, है ना, बेस्ट क्वालिटी questions from these 3 to 4 टेस्ट। लेकिन आपको पर्टिकुलर जैसे 1 to we are having I think 30 टेस्ट, तो उसमें अगर हर एक टेस्ट में you will getting 50, लास्ट में we are having full length test in which you are getting 120 best quality questions with explanation, right? We have just attached these explanations for you, okay? So if you want to purchase, you can purchase, right? So all the best for your examination. Thank you very much.